हम्म। हम्म। बोलो। हम्म। बंद कर दी शायद उसने अब। गुड इवनिंग। देखो, आज जो पेपर हुआ उसका स्तर तो लगभग जैसे मैं आपको आइडिया दे रहा था 2025 के पेपर की तरह ही था। कुछ एक चेंजमेंट करने पड़ते हैं, ज़रूरी भी होते हैं। उसी से आपका आंकलन हो पाता है कि आपने किस हद तक उसको कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर किया है। तो आज के पेपर का जो एटलीस्ट हुआ है, अपन इसका भी सोल्यूशन कर लेते हैं अभी, ताकि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग सके और देख सकें वाकई में पेपर किस हद तक, मतलब थोड़ा सा दिखने में ऐसा लग रहा था कि हाँ थोड़ा बहुत लेंथी था, अगर तरीके से लिखते हो तो लेंथी था। अगर आप शॉर्ट पंच मारोगे तो वहाँ पे ये पेपर आसानी से आप जल्दी भी कर सकते थे। बाकी का अगर सीबीएसई से कंपैरिजन करें तो काफ़ी हद तक ये तो पेपर बहुत ज़्यादा आसान था। देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए से, और कुछ सवाल देखो किस तरह से दे रखे थे यहाँ पे। तो देखो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर क्या बोला गया है कि आपको, जैसा कि तय था एचसीएफ का या एलसीएम का आएगा, तो यहाँ पे बोला गया है आपसे कितना, कि आपको जो फाइंड आउट करना है, 2 नंबर दे रखे हैं। देखो हम इसका जो सोल्यूशन कर रहे हैं, सोल्यूशन, और हम कर रहे हैं इसमें सेक्शन ए का, और जिसका भी हमने लिया है फर्स्ट का फर्स्ट, हम कर रहे हैं सोल्यूशन फर्स्ट का। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आंसर था वो इस तरह से लिख के आना था हमें, और यहाँ पे ये हो रहा है अपना 16 का आप अगर फैक्टर करते हो तो ये आता है 2 की पावर 4, और इसके अलावा अगर 20 का फैक्टर करोगे तो आप क्या आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा आपके पास 5। तो देखो 4 5 20, और ये हो गया 16। तो यहाँ पे एस सी एफ क्या होता है, जो एस सी एफ होता है उसका मतलब क्या होता है कि आपको देखना होता है स्मॉलेस्ट पावर कॉमन प्राइम फैक्टर्स की। तो कॉमन प्राइम फैक्टर पहली बात तो इसमें है कौन, तो कॉमन प्राइम फैक्टर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कौन है, 2 है। और स्मॉलेस्ट पावर तो ये है 2, ये है 4, तो बताओ स्मॉलेस्ट पावर क्या होगी इसकी, सॉरी 2 ही होगी। तो 2 लिख देंगे यहाँ पे, देखो ये, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 4। और वैसे भी इसमें आइडिया आपको लग जाएगा कि ऐसा 4 एक ऑप्शन से भी करें तो 4 ऐसा एक नंबर है जो इन दोनों में डिवाइड लगा रहा है, 4 4 जा 4 5 जा, तो आपको ऐसे भी आइडिया लग जाएगा। 80 तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। फिर आ जाइए 2 2 का जा रहा है, पर ये सबसे बड़ा नंबर नहीं है क्योंकि एक नंबर और है वो इन दोनों में डिवाइड लगाता है। तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ऑप्शन है जो हमारे पास क्या रहने वाला है, इसके अंदर बी हो जाएगा। तो इसमें जो पहले क्वेश्चन में आ रहा है अपना बी ऑप्शन सही होने वाला है, और इसका आंसर है अपने पास कितना, 4। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सेक्शन के हिसाब से काम कर लेना था। अब इनको आप झटपट में भी कर सकते थे जल्दी जल्दी, बाकी का देख लीजिए यहाँ पे क्या है। निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, यानी इरेशनल नंबर आपको ढूंढने थे इसके अंदर। अब इरेशनल नंबर की पहली बात तो आपको पता होनी चाहिए कि मैकेनिक्स डेफिनेशन क्या चलती है, इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे। पहली बात तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, इसका जो दशमलव प्रसार होता है, वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, इसका दशमलव प्रसार होता है नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, और नॉन रिपीटिंग। कैसा होता है, एंड नॉन, बट ऐसे भी लिख सकते हैं नॉन रिपीटिंग, कुछ रिपीट नहीं होता। तो देखो ये बार है, बार लग रहा है तो ये रिपीट हो रहा है, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये तो दिखने में ही रेशनल नहीं है ना। फिर इसके बाद आपको क्या दे रखा है, ये देखो टर्मिनेटिंग है, शांत टाइप का है, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है अपने पास, सी ऑप्शन। तो हम कह सकते हैं ये जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था इसका, इसमें आपको सी ऑप्शन लिखना था। द आंसर इज 053261, ये आंसर हो जाता है इसमें। फिर आ जाइए, ये देखो आपको एक अच्छा क्वेश्चन फिर दे दिया, ग्राफिकल काफ़ी साल से वेट कर रहे थे इसकी, अब जाके दिया है इन्होंने, देखो y इक्वल पी एक्स। तो पी एक्स टाइप में जो शून्यक होते थे, जीरोज होते थे, वो सीधे से क्या होते थे कि ये जो आने वाला कर्व है ये आपके y इक्वल पी एक्स में है, तो ये x को कितने पॉइंट्स पे कट कर रहा है, देखो आप, ये 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो इसके जो शून्यक थे इसमें भी आप सीधे लिख सकते थे, इसमें भी जो ऑप्शन रहता है, इसमें कुछ सोल्यूशन का काम नहीं है भाई, इसमें भी आप ऐसे करते सी, और जो आंसर होता नंबर ऑफ जीरोज ये आ जाता, नंबर ऑफ जीरोज हमारा आंसर ये रहने वाला था, ये हमारा आंसर आ जाता है इसके अंदर। अब जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, ये लेयर कंप्लीट। तो यहाँ पे अपने पास कितना हो जाता है, इनके तीनों के आंसर अपन ने निकाल लिए। चलते हैं अभी नेक्स्ट पेज पे, देखिए ज़रा यहाँ पे भी कुछ ये थोड़ा सा ऐसे ही है,
ये देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों का। अभी हमें वापस से हम इसके अंदर क्या करने वाले हैं, हमें करना है इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4 है, वही सेक्शन आपका, वही सेक्शन ए चल रहा है इधर, और इसमें फर्स्ट का 4th है। अब इसके अंदर क्या बोल रहा था, देखो ये समीकरण योग के लिए y का मान क्या होगा, ये ऑप्शन में जवाब देना था y का मान। पर अभी फिलहाल मुझे ये देखना था कि x इक्वल कितना बोला है 4, और एक इक्वेशन दी है x माइनस 3y इक्वल 19। तो ये 4 इसके अंदर फिट करेंगे, देखो 4 माइनस के 3y 19, तो हम कह सकते हैं 4 माइनस के 19 इक्वल 3y, माइनस का 15 यहाँ से आने वाला है और ये 3y, तो y इक्वल मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वो आप लोगों के लिए कितना होगा, माइनस का 5। तो ऑप्शन जो अपना है ए वाला इसके अंदर सही हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं माइनस का 5 इसका आंसर सही होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एक सिंपल फार्मूला दिया गया था जिसके अंदर फिफ्थ, और फिफ्थ वाले में जो आंसर लगाओगे आप क्या लगाओगे, देखिए ज़रा। फिफ्थ वाले में आपसे क्या कहा गया था कि ए प्लस डी ए प्लस 2d। तो यहाँ पे देखो इसकी फर्स्ट टर्म तो कौन सी है, ए, और डिफरेंस जो है वो है डी है। तो इसने पूछा है एन पदों का योग क्या होगा, तो ये एन पदों का योग नहीं होता, ये तो ए एन होता है, तो ये बात तो गलत हो जानी है इसमें से। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे ये भी आपका क्या होता है 2a प्लस, ये कुछ नहीं होता है, ये एक टर्म होती है अंदर वाली, तो इसको भी नहीं लेंगे, नहीं ये वाली होगी आपके पास। तो ये सारे ऑप्शन कट जाते हैं, तो एन पदों का योगफल का तो सीधा जो भी बच्चा फॉर्मूला पढ़ के गया होगा वो आसानी से कर आया होगा इसके अंदर कि n/2 अपने पास 2a प्लस n माइनस 1d इसका आंसर हो जाता है। अब देख लीजिए ज़रा अगला क्या रहने वाला है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है ये दे रखा है अपने को 6th, है ना, किसी एपी का, इसने क्या बोला है, फर्स्ट जो टर्म है वो कितनी है इसके अंदर, देख लो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं इसका आंसर लिखते टाइम a इक्वल कितना है यहाँ पे 11, और इसने बोला है कि जो इसका 10वीं टर्म है, 10वीं टर्म यानी a 10 है, उसको बोल रहा है ये कितना है 20 है। तो उसने बोला है कि आप बताओ इसके 10 टर्म्स तक का जो सम है वो क्या होगा, यानी बंदे ने आपसे क्या पूछा है इसमें S10 पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी हम लोग ऐसे निकालते हैं इसमें, तो यहाँ देखो SN कैसे निकाल सकते हैं, n/2, n बराबर 10 टर्म्स के बारे में पूछा है इन्होंने, तो इसमें एक शॉर्ट फार्मूला था आपका an, ये लगा सकते थे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10/2, यहाँ a हो जाएगा 11, और यहाँ पे a10 कितना हो जाएगा आपका 20। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये आएगा 5 और ये हो जाएगा 31, तो ये आ जाएगा अपने पास 155। तो आपको देखना होगा कौन से में इसमें आंसर आ रहा है, तो ये बन जाएगा अपने पास 155। उस पर रखना पड़ा उससे, मतलब बीच में तो काम पड़ेगा तो चलेंगे ही। अब देख लेते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 6 के अलावा नंबर है 7, ये नंबर 7 अपन देख रहे हैं इसका, इसमें क्या बोला गया है वैसे तो पर्टिकुलर, देखो यहाँ पे पी क्यू ये पैरेलल किसके बताई जा रही है, आर एस के, ओके ये बात क्लियर है। फिर पी ओ क्यू यानी पहला ट्राइंगल किसके बताया जा रहा है, आपके इस वाले ट्राइंगल के, कैसे बताया जा रहा है ये, सिमिलर बोला जा रहा है। R58 है, तो देखो मैं बता दूं, अगर इसको ये सिमिलर बोला जा रहा है तो आप इसका मतलब समझिएगा कि अगर इसको सिमिलर बोला जा रहा है तो इस वाले का एंगल P इसके एस के होना चाहिए, ठीक है। सेकंड केस इसका O है वो O के होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं ना इसलिए। और इसका जो R वाला है, इसका Q इसके R के होना चाहिए। अभी कुल मिला के है ये हो जाएगा 58 डिग्री। अभी आप एक बात सोचिएगा, अगर ये 58 है तो इस बंदे का Q भी 58 है, तो ये भी कितना होने वाला है आपके पास 58। अब मुझसे पूछा क्या गया है वो देखेंगे P का मान, तो मुझे इसी ट्राइंगल में जाना है, तो बोलो ये 58 निकाल लिया अपन ने। अब यहाँ पे देखिए लीनियर पेयर से सोचते हैं इसका, सोचते हैं। तो देखो O कितना हो जाएगा, हम बोल सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ गिवन है, ये इसका आंसर लिखेंगे। हम बोल सकते हैं ये जो O है और ये 118 है, ये मिलके 180 हो जाएंगे। तो यहाँ से देखो एंगल O का वैल्यू कितना आ जाता है, 180 में से 118 लेस कर दो तो ये 62 के अप्रोक्स अपने पास बन जाता है। अब ये वाला अपने पास 62 आ गया। अब आप आइडिया खुद से लगा लीजिए कि मुझे एंगल P चाहिए, है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे इन ट्राइंगल किसके अंदर जाएंगे, POQ, और सम ऑफ ऑल एंगल्स के हिसाब से करेंगे। देखो सम ऑफ ऑल एंगल्स,
और जब सम ऑफ ऑल एंगल्स होते हैं इसके अंदर कितने होते हैं 180। तो इस हिसाब से अगर अपन देखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है 58 हमारे पास आ गया, 62 हमारे पास आ गया, ये लिख देना 62 हमारे पास आ गया, और एंगल पी आ गया, ये 180 है। अब ज़रा देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 60 60 120 तो हमारे पास यही बन रहा है, देखो आप, और ये एंगल पी है और ये 180 है। तो आपको सीधा आइडिया लग रहा होगा इसके अंदर कि कितने डिग्री आ रहा है हमारे पास, 60 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पे 60 डिग्री वाला कोई ऑप्शन हो तो वो आप टिक करेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी, और यहाँ पे हमारा आंसर है 60 डिग्री। देख लीजिए ये पेज भी अपना कंप्लीट हो जाता है। अभी देखते हैं इसमें आगे क्या बोल रहा है। हाँ, इसने बोला है ये सीधा एक कॉन्सेप्ट है, हाउ मैनी मैक्सिमम टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू द सर्किल फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट्स। कैसे होगा यार ऐसे ही, कौन सा एंगल पूछा था इसमें, एक मिनट। पी है तो एस है ना, ओ है तो ओ है, और क्यू है तो आर है। अब क्यू है तो आर है, तो 58 ही है तो 58 ही है, और 180 इसका तो 62 है, इनको ऐड कर लो 60 60 120, तो इसका पूरा होना चाहिए ना 180। पी तो पूछा है इसने, मुझे बता देख। देख मैं बोलो ना, ये रहा। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं अगर आप उसको देखोगे ना वैसे करके, कल भी तो ऐसे ही कर रहा था मैं। नंबर 7 की बोल रहा है ना। ऐसे देख, इसलिए बोल रहा था मैं कि ऐसे देखना, तो इस ऐसा अलग से मत देखे, ऐसे नहीं, यहाँ बैठा है ना उस स्क्रीन, उसको हाँ उससे पता लग जाता है। अब देख लीजिए ज़रा, ये वाला कंप्लीट हो चुका है अपना। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। हाँ, हम बोल रहे थे कि जो वृत्त का बाह्य बिंदु है से वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्शरेखा है। अब देखो बाह्य बिंदु वाली तो अपनी एक थ्योरम ही थी ना, अगर कोई सर्किल होता है तो बाह्य बिंदु से तो कितनी अपने मैक्सिमम 2 ही बता सकते थे अपन, तो इसके अंदर कितना होगा, आंसर सीधा 2 होगा। तो यहाँ पे अपन नंबर 8 वाले में आप आराम से करके आ सकते थे कि ऑप्शन जो डी है वो आपका एक सफिशिएंट आंसर है। टेंजेंट जो होंगी वो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 होंगी। आपको थ्योरम भी पता होनी चाहिए, 10.2 के अंदर से ये सीन है। अब देख लीजिए दी गई आकृति में क्या बोला गया है, टी पी टी क्यू। देखो ये वापस से यहाँ पे बना लिया है, ये वही आ गया टेंजेंट वाला केस। तो यहाँ पे बोला भी गया है कि वहाँ पे 2 टेंजेंट्स है अपने पास, और यहाँ पे कितना बना रहा है ये 125 बना रहा है, तो पी टी क्यू कितना होगा। मैं बता दूं इसको, आप एक नंबर में ही पूछा है तो डीप सेंस भी नहीं लगाते और ऐसे भी कर लेते। तो मैं आपको एक हल्का सा हिंट बता दूं, ये वाला जो होता है वो कितना होता है 90, आपको याद होगा 10.1 TH इसके अंदर लगेगी, और उसके स्टेटमेंट की वजह से OP परपेंडिकुलर होगा PT पर, रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, एंड सेम केस विद OQ हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ पे आप बोलोगे OQ परपेंडिकुलर किस पे है, TQ पे। तो यहाँ से देख सकते हैं अपन कि वही रेडियस परपेंडिकुलर ऑन टेंजेंट, अगर यहाँ से देखते हैं तो ये भी कितना हो जाता है 90। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, या तो इससे कर लीजिए आप, तो आपको आंसर मिल जाएगा आपका। एक वे तो ये हो जाता है, आप किस तरह से इसको अटेंड कर रहे हो वो आप देख लेना कि इसमें आप किस शॉर्ट वे से गए हो। तो अब देखो आप ऐसा भी बोल सकते हो क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है OPTQ, तो इसके अंदर आप 90 125 एंड 90 और साथ में एंगल टी करके 360 करके भी आंसर ला सकते थे। बट मैं बता दूं कि आपके पास रहता है टाइम कम, तो आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी कर सकते थे। वी नो दैट कैसे, POQ प्लस अगर हम बात करें PTQ बराबर कितने का होता है 180 के। ये शॉर्ट था इसका कि मैंने जो थ्योरम कराई थी ना आपको, उस थ्योरम के अंदर क्या था कि थ्योरम के अंदर आपको एक एक्स्ट्रा केस कराया था, जैसे मैंने बोला था कि रेडियस इंक्लाइंड एंगल और टेंजेंट इंक्लाइंड एंगल, यानी त्रिज्याओं पे झुका एंगल और स्पर्श रेखाओं पे झुके जो एंगल होते थे वो 180 होते थे सप्लीमेंट। तो यहाँ से देखो जब आप ये वाले एंगल को 125 बोल रहे हो तो PTQ निकालना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ से। तो हम ये कह सकते हैं कि कैसे निकलेगा, तो ये जो एंगल आपका T है जिसको हम PTQ बोलते हैं, ये 180 में से आपको 125 लेस करना पड़ेगा।
देखो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 55 इसका सही सजेशन आंसर बन जाएगा, क्योंकि 125 यानी 125 और 55 करेंगे तो 25, 30 और 180, तो 55 आपका सही आंसर है। यानी अगर इसके अंदर आपसे कोई बोलता है तो ऑप्शन ए आप सही टिक कर सकते हो, इसके अंदर ये आंसर सही रहने वाला है। अब देख लीजिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। इन्होंने पूछा था कि ये देखो कल भी हमने 2025 के पेपर में ऐसे क्वेश्चन कराए थे मिड पॉइंट को लेकर के, 2 पॉइंट दे दिए और उन 2 पॉइंटों को ज्वाइन करने वाले के। तो देखो आपको सबसे पहले जब इसका आंसर आप करते तो इसके अंदर सबसे पहले तो मिड पॉइंट आपके दिमाग में होना चाहिए था। देखिए जैसे कि अपन को पता है कि मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, इसको कहते हैं अपन x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। अब देख लीजिए यहाँ पे ये वाली चीज़ आपकी x1 हो जाती है, ये y1, ऐसे ये x2 ये y2। तो आप देखो इसमें ऐड करेंगे तो सीधे कर सकते हैं अपन, ये कितना हो जाएगा 4 माइनस के 2/2 और ये हो जाएगा -1 -3/2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2/2 और यहाँ से कितना आ जाएगा -4/2। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -2। तो देख लीजिए आप ऐसा कोई मिल रहा होता है आपका लॉजिकली वो आंसर सही होने वाला है। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो था इसके अंदर ऑप्शन आपका बी सही रहने वाला है। देख लेना कैलकुलेशन से भी बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कि आप कैलकुलेट करते हो ना किसी चीज़ को तो फायदा ही रहेगा आपको उसमें। देखें और कोई क्वेश्चन तो नहीं था इसके अंदर, नहीं था। यहाँ देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखो हम कई बार इसको करते हैं और कॉम्बिनेशंस भी देखते हैं, तो इसका तो मैं शॉर्ट भी आंसर आपको लगवा सकता हूँ, और प्रॉपर वे में करने के लिए तो ये ऑब्जेक्टिव है, तो हमें तो डायरेक्ट ज़्यादा अच्छा रहने वाला है इसके अंदर। तो बता दूं कि यहाँ पे आपने देखा होगा अक्सर कि साइन ए जब आपने लिखा है इसको अपन 4/5 लिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस यानी लंब बटा कर्ण। तो इसका बेस या आधार जो होता है आपको पता होना चाहिए, पीजीडी से निकलता है, और मैंने एक रिलेशन बताया भी था 3 की टेबल 4 की टेबल वाला, वही सीन है। तो ये कितना आ जाएगा, बेस इसका 3 आ जाएगा। अभी बंदे ने आपसे क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस या आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका यहाँ पे 3 मिल रहा है मुझे, और कर्ण इसका कितना है, हाइपोटेनस कितना है इसका, देखो 5 है, तो 3/5 आपको सही आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर है वो डी सही आंसर होने वाला है। इसके अंदर देखो 3/5 बन रहा है कि कहीं पे, ये रहा डी है। फिर आ जाओ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको 9 चैप्टर के अंदर से, देखेगा इसके अंदर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर भी अपन लॉजिकली वही चीज़ें लगाएंगे। सबसे पहले देखो क्या दे रहा है कि ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक इन्हें स्टिक बोली गई है और वो रॉड है वो स्टैंडिंग है ग्राउंड पर वर्टिकली। तो सबसे पहले तो आपको बेटा इसके अंदर एक ग्राउंड बना देना था, ग्राउंड बना दिया, ये ग्राउंड बना दिया, इस पर एक रॉड भी स्ट्रिक्टली आपको ऐसे मेंशन करनी दी थी, ए भी हमारी रॉड हो जाती, और इसकी जो लेंथ बोली गई थी वो बोली गई थी 1 मीटर की। फिर आगे क्या बोल रहा है, इफ सन का एलिवेशन एंगल, अच्छा ठीक है, इफ सन का अच्छा यदि एलिवेशन एंगल है उसको कितना बोला जा रहा है, मैं भी यही बोलूँगा कि जो एलिवेशन एंगल है वो ऊपर की तरफ बनते हैं तो बनते हैं, तो ये कितना दे रखा है 30 डिग्री दे रखा है। उसकी लेंथ ऑफ द शेडो पूछी गई है, यानी ये वाला पोर्शन आपसे पूछा गया है। तो सिंपल वे में इसके अंदर भी देखो नंबर 12 जो क्वेश्चन है आपका, इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, सही ऑप्शन चूज करने वाले हैं। आप ज़रा देखिए ये अननोन है और ये वाली नॉन है, इन दोनों को देख लीजिए, 30 के सामने ये वाली परपेंडिकुलर जिसको आप लोग लंब बोलते हो, और ये वाली हाइपोटेनस होती है, तो ये वाली क्या हो जाएगी, बेस या आधार। तो आप देख लीजिए एल अपॉन ए कॉम्बिनेशन इसके अंदर काम में लेना है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पी अपॉन बी बोलते हैं। वैसे अपने पास है क्या, 1/x है, और यहाँ पे देख लेना ये कितना हो जाएगा, tan और थीटा कितना रहने वाला है 30। तो इसकी वैल्यू देखिए आप, इसकी वैल्यू अगर आप देखते हो तो हमारे पास कितनी आती है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये आ जाएगा हमारे पास 1/√3 और ये है 1/x। कंपेयर करेंगे तो √3 मीटर वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल एकदम सही रहने वाला है। तो √3 मीटर वाला कोई ऑप्शन हो तो उसको देख लेना, ये √3 मीटर वाला ऑप्शन अपना ए हो जाता है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। फिर क्या बोला गया है, देखो यहाँ पे इसके बाद नंबर 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। नंबर 13 क्वेश्चन अपन इसका करने वाले हैं, ये देख लीजिए नंबर 13 अपन इसका क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इसके अंदर देखो क्या सीन है, सीक्वेंस क्या कहता है, इसमें 7 सेंटीमीटर रेडियस है किसी की, और एक सर्किल में इसने बोला है आपके माइनर सेक्टर का, तो ये उलझाने के लिए होता है, आप सिर्फ इस पर फोकस करिए 2 मिनट के लिए। तो उसका एरिया कितना बोला है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपसे पूछा गया, देखो मैं माइनर और मेजर वाले में पहले भी बता चुका हूँ। जो लोग अक्सर, आपको तो पता ही है आजकल पिज़्ज़ा खाने के ज़्यादा शौकीन है, पिज़्ज़ा वालों का अगर ये क्वेश्चन गलत होता है तो सबसे पहले पिज़्ज़ा खाने वाले तो आप ये मान लीजिए खाते खाते भी कुछ सीख सकते थे, पर नहीं सीखा आपने। देख लीजिए ये मैंने ये बना लिया, इसके कहने का मतलब समझना, पहले भिड़ मत जाना क्वेश्चन से, टाइम वेस्ट करने लग जाओ, पहले इसका मतलब समझना।
यहाँ पे ये ऐसा सीन दे रखा है, इसको हम बोलते हैं माइनर। ये कौन है भाई साहब, ये जो है वो माइनर पीस है, ये पिज्जा पीस है एक तरह से, और इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। दे रखा है नहीं दे रखा है। और यहाँ पे जो रेडियस है वो दे रखी है 7। क्या दे रखी है 7। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से आप उल्टा अगर इसमें कोशिश करते हो तो उससे ज़्यादा बेटर आपका ये रहने वाला है। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए, ये पूरा पोर्शन है ये मेजर की ओर है, ये पूरा पोर्शन किसका है मेजर की ओर है। तो हम बोलेंगे जो मेजर का एरिया है, वो मेजर का एरिया कैसे डिपेंड करेगा कि आप सर्किल के एरिया में से, सर्किल एरिया में से क्या लेस कर दोगे, माइनर एरिया लेस कर दोगे। अब सर्किल का एरिया अगर हम निकालने बैठते हैं तो ये हो जाता है अपने पास पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है पाई आर स्क्वायर होता है, और इसमें 54 लेस करना है तो आप ज़रा देखिए ये हो जाएगा 22/7। आर स्क्वायर का मतलब ऐसा हो जाता है 7 कैंसिल, और यहाँ से देखिए 154 में से 54 लेस करने के बाद हमें मिलता है तकरीबन 100, और ये स्क्वायर्स में होना चाहिए। ये देख लेना आप, स्क्वायर वाला लगा देना यहाँ पे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मुझे जो आंसर मिल जाता है सी मिल जाता है। तो यहाँ वाले में जो आप आंसर है वो सी करने वाले थे। अब देख लीजिए ज़रा अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्या बोल रहा है कि आपसे सीधा ही पूछा गया है स्पेयर का, क्या पूछा गया है आपसे। अब देखो ये लिख तो दिया है इन्होंने ठोस गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जबकि मैं बता दूं वहाँ पे संपूर्ण नहीं सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़्यादा सफिशियंट रहता, क्योंकि इसमें होता ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे अपन, है ना। इसने क्या पूछा है पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, यानी कह सकता हूँ इसमें इसने टी एस ए हमसे पूछ लिया है, तो स्पेयर का टी एस ए, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन तो आप सीधे उड़ा सकते थे, ये कभी होता नहीं है, ये वॉल्यूम का होता है, कैंसिल होते जाते हैं, क्यूब आता नहीं है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है अपना, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो कि इसका नंबर 14 है, तो यहाँ हमारा कौन सा सही हो जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाता है। तो ये डी ऑप्शन डायरेक्ट था। फिर क्या बोला गया है आपको, देखो नंबर 15 के अंदर, नंबर 15 में क्या बोला है 1 सेंटीमीटर साइड दे दी गई है, किसके लिए दी गई है, क्यूब के लिए दी गई है, उसका टी एस ए पूछा गया है। तो क्यूब का टी एस ए क्या होता है, देखो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते थे, टी एस ए ऑफ क्यूब क्या होता है, ये देखिए टी एस ए ऑफ क्यूब को क्या बोलते हैं 6a² ए इसका गिवन किया है उसने 1 ही दिया है, तो इसमें सोचने वाली बात ही काहे पड़ रही है भाई, इसमें तो सीधा ही कर देंगे अपन 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे सोचने वाली बात थी, कितना कंफ्यूज किया है, क्यूब कभी नहीं आते जब भी क्षेत्रफल होता है। इंट्रो में बताई थी आपको कि क्षेत्रफल होता है एरिया होता है, उसके अंदर स्क्वायर यूनिट आती है। ये भाई साहब और इन का तो सोचना ही नहीं था दोनों का। अब ये 2 पे थी तो 6 वाला ऑप्शन अपना, ये भी 4 है तो ये वाला ऑप्शन अपना सही हो जाता है। तो यहाँ पे अपना जो आने वाला है आंसर वो क्या आने वाला है, ए आने वाला है। हाँ इसका इंतजार था। देखो ये मॉड पूछा गया है, मॉड आपको पता होना चाहिए, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी वाले जो डेटा होते हैं वही मॉड कहलाते हैं इसके अंदर, क्योंकि अनग्रुप्ड वाला क्वेश्चन आया, आप देख सकते हो आप 9th के सिलेबस में, 10th के में नहीं, अनग्रुप्ड वाले में ज़्यादा चर्चा नहीं कर रखी है पर हर साल पेपर में आए हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी कितनी है भाई देखना जरा इसमें, फ्रिक्वेंसी 16 मुझे मैक्सिमम लग रही है, तो देखो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी 16, और इसी के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है, तो करस्पॉन्डिंग जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना है, करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन 6 है। मोड क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, मोड भी कितना रहने वाला है 6 रहने वाला है, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग में कौन है, ये है ऐसे 6, बोल सकते हैं इसमें जो बी ऑप्शन है वो हमारे लिए फर्स्ट क्लास रहने वाला है। देख लेना आप 16 मत लिखा ना दादा, ऑब्जर्वेशन पूछा है इसने, क्या पूछा है कि निम्न, अच्छा ये देखने वाली बात है, इसमें क्या बोला है इसने, मध्यक वर्ग की निम्न सीमा होगी, ध्यान से पढ़ना, लोअर लिमिट वो भी किसकी, मीडियन क्लास की पूछी गई है बेटा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है, लोअर लिमिट मीडियन क्लास की। तो पहले तो आप ये सोचिए ना कि अगर इसके अंदर अगर अपन यूज़ करेंगे तो किस तरह से निकाल सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि सिस्टमेटिक ढंग से अगर इसको करके देखें अपन, तो हमारे लिए क्या बनने वाला है, जैसे कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस को अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो देखो, तो ये टेबल अपने पास रहने वाली है। यहाँ पे सबसे पहला डेटा आपका क्या था, 0 से 10 था, फिर कितना हो रहा है 10 से 20 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 20 से 30 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 30 से 40 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है 40 से 50 हो रहा है। इस तरह के डेटाज है आपके पास। और देख लीजिए इनकी फ्रिक्वेंसी भी बोली गई है, ये क्लास है और इनकी फ्रिक्वेंसी क्या बोली गई है, यहाँ पे सी एफ दिया है, सॉरी फ्रिक्वेंसी नहीं है भाई, सी एफ दिया हुआ है, सी एफ सीधा क्या दिया हुआ है, देखो आप यहाँ पे दे रखा है एफ दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10, यहाँ पे दे रखा है 18, और यहाँ पे क्या दे रखा है 22, और यहाँ पे क्या दे रखा है 25। देख लेना। तो सी एफ में आपको लगभग ये पता होना चाहिए कि जो एन होती है ना, जो एन होती है
वो सिग्मा एफ है वो लास्ट सी एफ के बराबर होती है बेटा, किसके बराबर होती है, सी एफ के। तो यहाँ से जो एन है वो 25 हो जाएगी और आपको करना होता है n/2। तो n/2 करेंगे तो आप 25/2 करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 12.5 आएगा। 12.5 से ठीक बड़ी सी एफ आपको ढूंढनी है। तो 12.5 से ठीक बड़ी जो सी एफ है मुझे लगता है ये वाली अपनी होने वाली है। तो इससे जस्ट अबव जो सी एफ है वो क्या हो जाएगी हमारे पास 18, और 18 के करस्पॉन्डिंग आप डेटा देख लीजिए वो मीडियन क्लास बन जाएगी। तो 20 से 30 हमारी क्या हो जाती है, इसमें मीडियन क्लास हो जाती है। 20 से 30 हमारी इसमें क्या हो जाती है, मीडियन क्लास। कौन सी वाली सही हो जाती है, ये वाली सही हो जाती है, 20 से 30 वाली, ये वाली अपनी है। अब इसमें क्या पूछा है, इसकी निम्न सीमा पूछी है। तो निम्न सीमा कितनी है, ये लोअर लिमिट होती है अपर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट इसका सी ऑप्शन सही हो जाता है। तो यहाँ पे जो बोलेंगे अपन इसमें सी ऑप्शन बोलेंगे। और अपना ये क्वेश्चन नंबर है कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर है अपना 17। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला है, एक सिक्के को एक उछाल में चिताने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो यहाँ पे पूछा है प्रोबेबिलिटी गेटिंग द हेड, एक उछाल में। देखो कॉइन है, आप लोग अच्छे से जानते हो, हेड या टेल दो केसेस के अंदर बनते हैं। और इसने चिताने की पूछी है तो ऐसे सवाल तो अपन इंट्रो में ही करते हैं। 1 केस है, 2 टोटल है, तो 1/2 अपने पास सीधा सीधा इसका केस है। 1/2 इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये आपका जो नंबर 18 लास्ट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव वालों में, आप 18 क्वेश्चन लगभग तकरीबन अपन उड़ा चुके हैं। इसके अंदर जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है बी। आप देख सकते हो यहाँ पे आने वाला जो ऑप्शन बी है। अब थोड़ा सा इनकी बातें कर लेते हैं। द्विघात समीकरण ax² bx + c के दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। देखो एनसीईआरटी की लाइनें दी गई हैं, बाकायदा एनसीईआरटी के जो इसमें है लाइनों को ही यूज किया गया है। तो सोचने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। इसने क्या पूछा है, देखो यहाँ पे द्विघात समीकरण है, इसके दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं। यानी क्या बोला है, ax² bx + c हैज 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स इफ। तो कंडीशन दी गई है। अक्सर मैं ओरली बच्चों से पूछता रहता था कि जो इक्वल रूट्स होते हैं उसके लिए कंडीशन क्या होती है। यदि कब होता है ऐसा, हम बोल सकते हैं इसमें d यानी जो अपन निकालते हैं b² - 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के। अगर ये काम हो तो अपने पास कैसे रूट्स आते हैं, इक्वल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रूट्स। यानी d की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के। तो इस तरह से आपका इसका आंसर ये बन जाता है। अभी क्या पूछा है इसमें a + d a + 2d के लिए nवा पद। nवा पद क्या होता है, सीधा फॉर्मूला पूछा है, a + n - 1d आपको ये निकाल के आना पड़ेगा। इसमें कुछ और डेटा नहीं दे रखा, थोड़ा ध्यान से पढ़ते हुए चलना। इसके अंदर कुछ ऐसा और कोई डेटा तो नहीं है। देखो दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं। देखो मैंने बोला था भुजाएं बेटा हमें याद रखना कैसी होती है, यानी साइड्स कैसी होती है। सब इसमें लिख के आना था आपका प्रोपोर्शनल होती है, इक्वल नहीं लिखना था यहाँ पे, है ना, इक्वल नहीं लिखना था। इसको भुजाएं कैसी होती है, समानुपाती होती है, ये वर्ड सही रहता है। एंगल आता तो आप क्या लिख के आते हैं, इक्वल लिख के आते हैं। एंगल इक्वल होते हैं, साइड्स हमेशा जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसमें कैसी होती हैं, आपके प्रोपोर्शनल होती हैं। अब बोल रहा है एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या के। अब देखिए यहाँ पे क्या है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज ब्लैंक है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है ना। इसमें आप क्या बोल सकते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर ऑन, क्या बोलेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर होती है किसके, टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी सीन ये वाला था, अगर आप देख पाओगे तो ये आपके अगर कोई टेंजेंट है, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, तो ये यहाँ से जाती है ना। बोल रहे हैं ना एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उस रेडियस से जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के थ्रू जा रही है, ठीक है ना। देख सकते थे फिर जाके परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं, तो आप लंब होती है ऐसा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लंब होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो बेटा मैंने आपसे बोला था कि अगर आप कॉमन लेने का काम करोगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो मैं बता दूं एक तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का जो जो भी वैल्यू होता है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। और देखो यहाँ पे अगर 1 आ रहा है तो असंभव घटना की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट सीधा लिखाया गया था, क्या होती है 0, यानी इसको बोलते हैं शून्य, 0 आप कह सकते हो इसके अंदर। तो इस तरह से देखो अपन ने अभी फिलहाल जो इसके किए हैं लगभग तकरीबन 24 क्वेश्चन मैंने इसके अटेंड कर दिए हैं। आप लोग इनको देख सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो, है ना। और कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो कि आपने किस तरह से इसको फेस किया और किस तरह से आपका ये सवाल सही है या किस तरह से आप इसको बिगाड़ बैठे, तो आप मुझे ये भी बता सकते हो।
अरे सुन, कितने मिनट की हो रही है ये? ए सेक्शन तो पूरा करें एक में ही। देख लीजिए यहाँ पे, अभी चलते हैं अपन अति लघुत्मक प्रश्न, यानी थोड़े शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस में, ज़्यादा बड़ा करना नहीं है। इसके अंदर क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, ये एग्जाम्पल है 4n पर, आपको यहाँ पे थॉट है n एक नंबर रखना है ना, तो हम बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू n बोल रहा है, और हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसका थर्ड। इसका कर रहे हैं अपन भाई सेक्शन किसका, ए का। और थर्ड में भी अपन ने कौन सा क्वेश्चन अटेंड किया है पहले, फर्स्ट। n बिलोंग्स टू n है, जहाँ पे n को नेचुरल नंबर बोला गया है। फिर क्या बोल रहा है, n का कोई एक ऐसा वैल्यू जिसके लिए 4n अंक 0 पर फ्री हो सके। मैं बता दूं इसके दो तरीके हैं, मैं शुरू से कराता हूँ, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में आप इस तरह से कर सकते हो। नेचुरल बोला है तो आप खुद मान के देखो ना, कभी आपको जीरो के दर्शन हो रहे हैं क्या? एक दो एक्टिविटियां करके देखिए, कभी कहीं पे आपको जीरो हो रहा है क्या इसमें? तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको इसमें जीरो होगा। आप देख लीजिए, यहाँ तक तो इसके अंदर जीरो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है जीरो कब होता है। तो देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि ये आपने दिया है 4 की पावर n, तो इसके आप फैक्टर ऐसे कर सकते हो, देखो इस तरह से, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n, 2 की पावर n, और 4 एंड विद जीरो, 4 एंड विद जीरो, एंड विद जीरो, जीरो फैक्टर विल बी, कैसे होने चाहिए थे, फैक्टर विल बी इन फॉर्म ऑफ कैसे होने चाहिए थे, 2 दी n 5 दी n, बट इट्स नॉट, सो नेवर एंड विद जीरो। क्या करके आएंगे अपन इसमें, सो नेवर एंड विद जीरो, एंड विद जीरो। अब ये रास्ता था ना, तो ये आपको समझने वाला रास्ता था कि आप इससे भी करते तो थोड़ा पता लग जाता है कि आइडिया क्या हो रहा है। पर इसके बजाय आप अगर ये वाला आंसर जो एग्जाम्पल स्टाइल में लिखा हुआ है, अगर आप उसको करते हो तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अब देखिए संख्या 144 को आवाज गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो क्या बोला गया है इसमें कि एक्सप्रेस द नंबर 144 इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो सामान्य भाषा में क्या बोला गया है, सामान्य भाषा में कुछ नहीं बोला है इसमें भाई। आपसे सिंपल एक बात पूछिए, देखो इसका आंसर मैं यहाँ कर देता हूँ। आपसे सिंपल से एक बात पूछिए कि 144 जो दिया है ना, 144 दिया है, देखो इसको आप कैसे करोगे, इसको 2 से डिवाइड करो, पहले कर देंगे। इसी तरह से बनाया ना, दो मेथड होते हैं इसके, वैसे ट्री मेथड होता है, पर इससे करेंगे हम तो, है ना। तो ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा यहाँ से कितना 18, और ये हो जाएगा 9, और आई थिंक यहाँ से आएगा 3 3, और इस तरह से। तो मैं कह दूं कि इस 144 के किस तरह से प्राइम फैक्टर होते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो अपन बोल सकते हैं 2 दी 4 एंड 3 दी 2। तो यहाँ से अपने पास ये इसके प्राइम फैक्टर। कुछ और बोल रहा था क्या इसके अंदर, देख लीजिए, इस मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ और बोल रहा है। गुणनफल के रूप में पूछा है तो आप गुणनफल के रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है, यदि अल्फा बीटा, ध्यान देना, इसी का क्वेश्चन करते हैं नंबर थर्ड। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं नंबर थर्ड के सॉल्यूशन की। तो ये क्या बोल रहा है, यदि अल्फा बीटा है ना, इस बहुपद है ना के शून्यक हो, तो इसके शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। देखो कितनी कलाकारी है, 2025 के पेपर को ही रिपीट कर दिया एक तरह से। देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन को लेकर के अगर देखें तो वही सेंस लगाया गया है बिल्कुल एकदम। पी एक्स ये दे दिया अपने को ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, है ना। और इसके लिए क्या बोला है कि शून्यंक हो तो इसके शून्यंक और गुणांकों के बीच के जो क्रॉस वेक्टर है। तो इसने हमसे पूछा तो नहीं है ना कहीं पे भी, देखो है ना, इसने पूछा है राइट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगर ये कह देता है कि हमें तो जीरोज भी निकालो, है ना, तो ऐसे में तो अपन को इसमें मेहनत होती काफ़ी। अभी अब से जीरोज नहीं पूछे गए हैं, तो अपन इसका ऐसे कर सकते थे कि यहाँ पे अपन इसको बोलते सम ऑफ जीरो। क्या बोलते, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या होता है, इसके अल्फा प्लस बीटा, तो उसमें क्या करते हैं माइनस बी अपॉन ए। तो आप जानते हो माइनस बी क्या है, माइनस बी, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ किसका, एक्स, एंड ये कौन है नीचे वाला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अब देखो यहाँ पे करेंगे अपन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा जिसको हम बोलते हैं सी अपॉन ए, इसको बोलते हैं हम कांस्टेंट,
और कांस्टेंट, और नीचे क्या आ जाएगा यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ किसका आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का। तो इस तरह से कर लिया जाता है। देखो यहाँ पे इसमें ज़्यादा मूड मारने वाली कोई बात नहीं थी, कोई क्वेश्चन होता तो फिर भी लेंथी होता, अदरवाइज आप इसको आराम से निकाल सकते थे। अब बाकी क्या हम बात करेंगे, इसके अंदर एक और क्वेश्चन दे रखा है जिसके अंदर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ। नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, नंबर 4 है उसका सोल्यूशन क्या होगा, देख लीजिए आप ज़रा। इसने एक पेयर दिया है जिसमें ये थोड़ी ना बोला है कि इसको किस मेथड से करना है, तो यू आर फ्री एंड सॉल्व अपने तरीके से कर सकते हो आप, जो मेथड आपको पसंद हो उससे कर सकते हो। नाम किसी का लिखा नहीं है, इसने फाइंड द सोल्यूशन पेयर पूछा गया है। इसको करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैं इसको एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, माइनस प्लस और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो यहाँ पे अगर मैं साइन बदलता हूँ तो मुझे एक्स के हिसाब से सोचना होगा, अदरवाइज मैं इसमें अगर साइन ना बदलूँ तो भी मेरा काम आसानी से हो रहा है। तो देखो ये दोनों आपके कट जाते हैं, ये हो जाता है 2x, ये हो जाता है 6। तो x की वैल्यू यहाँ से निकलती है 3, और इसको आप पुट कर देना किस में, पुट इन इक्वेशन, किसी को भी नंबर डाल दीजिए, इसको 1 डाला है, इसको 2 डाला है, तो यहाँ पे फर्स्ट में, और फर्स्ट में जब आप इसको करते हो तो आपका जो आंसर रहने वाला है 3 + y = 5, तो y इक्वल आपके पास रहने वाला है 2। तो ये आपके दोनों आंसर इसमें रहने वाले हैं। अब देख लीजिए आप, बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन नंबर 5 की। तो क्या बोल रहा है ये, एक एपी दे रखा है इन्होंने, तो एपी किस तरह से दिया है उसको लिख लेते हैं। 1 है, 3 है, 5 है, सो ऑन। फिर क्या बोल रहा है, का जो लास्ट टर्म है ना, लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम, है ना, लास्ट टर्म को बोलते हैं हम ए एन। तो यहाँ पे बता दूं, ए दे रखा है 1 और डी मैं निकाल सकता हूँ 3 - 1 यानी कितना 2, और यहाँ पे ए एन दे रखा है कितना है 19। तो इसने क्या पूछा है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते थे कि लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स, वो कितनी है अपने पास, एन है। इसमें कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला है a + n - 1d, ये है 19। एक ही जगह पे आपको क्या लिखना था, यहाँ पे 1, और n हमें पता नहीं है, -1, और d की जगह पे 2, और ये 19। यहाँ बोल सकते थे n - 1 × 2, और ये 19 - 1, तो n - 1, और यहाँ से ये आता 2 और ये 18। तब इसको आप सॉल्व करते तो हमारे पास कितना आता 9, तो n इक्वल जो आंसर आ जाता हमारे पास 10 आ जाता है। इसके अंदर क्या आ जाता, 10 आ जाता। क्या करोगे फिजिक्स का अरे तो यार, तो करवाओ तो सही सॉल्यूशन। किसकी बात है, तो देखिए बेटा अपन जा चुके हैं लगभग इसके क्वेश्चन नंबर 5 तक। अब देख लीजिए आगे चलते हैं इसके। हाँ, एक ही क्वेश्चन रहना चाहिए बस, बढ़िया है बिल्कुल इस पेज पे, क्योंकि अब इसके में ज़्यादा कैपेसिटी भी नहीं है। यहाँ देखिए ज़रा क्या बोल रहा है ये क्या बोल रहा है, कोई एक पॉइंट है P, तो वहाँ से O सेंटर वाला कोई सर्किल है, तो उस पर पी ए और पी बी दो टेंजेंट बनाई गई हैं, है ना, और वो 80 के उस पर जो एंगल बनाते हुए आपस में कैसी हो रही है, झुकी हुई है, यानी इंक्लाइंड है। तो ऐसा कुछ सीन हम क्रिएट करने वाले हैं। देखो इसके अंदर हमने ये बोल दिया है कि साहब भाई जो आप टेंजेंट बनवाना, जो आप टेंजेंट, मान लीजिए इस पॉइंट से मैं एक टेंजेंट यहाँ बनवा लेता हूँ, और इसी पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट यहाँ, जैसे ये कह रहा है वैसा काम मैं कर लेता हूँ।
इसने बोला है यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे O है, यहाँ पे एक टेंजेंट A और PA और PB बन रही हैं। If two tangents PA PB are from the point P to a circle with the center O are inclined to each other at angle 80 डिग्री, तो इस पे बोल रहा है 80 डिग्री पे झुकी हुई है, तो यहाँ पे ये बना देते हैं अपन 80 डिग्री। अब क्या चाहता है भाई, POA का वैल्यू निकालो। तो ये तो बुक का रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। POA पूछ रहा है तो आप दिमाग लगाइए कब जाके आपको POA मिल सकता है। तो मैंने भी देखा कि इसको इससे ज्वाइन कर लो, इसको इससे ज्वाइन कर लो और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए, तब जाके आपको। अब फर्क ये है कि बच्चों ने इसमें लिखा क्या है। इसका बजट भी 1 नंबर का है, तो ज़्यादा मेहनत वाला इसमें काम करें भी तो उसमें भी अपन को प्रॉफिट लॉस देखना होता है कि आगे का पेपर कैसे कवर होगा। बाकी मैं एक रैंडम हिंट आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर मोस्टली क्या करना पड़ता है। सबसे पहले आप शॉर्ट बोलोगे तो बाय 10.1 TH। आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि OA है वो परपेंडिकुलर PA टेंजेंट पे होगी और OB है वो परपेंडिकुलर PB पर होगी। तो ऐसी इसमें क्या था, रेडियस परपेंडिकुलर और टेंजेंट वाला थॉट लगाते तो अपने को एंगल A है वो 90 मिलता और एंगल जो B है वो भी 90 मिलता, तो ये 90 मिल जाते। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा 90 है और ये भी हमारा 90 है, हो गया। फिर अपन बोल सकते थे इन क्वाड्रिलेटर, क्या बोलते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम है AOBP, है ना। सम ऑफ ऑल एंगल्स देखते हैं, इसके एंगल्स वो कितने होने चाहिए थे, 360, तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए। ये हो जाता अपने पास एंगल AOB, है ना, प्लस 90 प्लस 90 और प्लस एंगल 80, तो ये अपने हो जाते 360। तो यहाँ से कितना होगा, 90 90 180 260। तो AOB वैसे बुक का क्वेश्चन है तो कई बच्चों का अगर ऑप्शन में आ जाता ना ये, तो उसको तो ऐसे ही उड़ा देते मुझे लगता है। ये 260, तो यहाँ से मिल जाता है 100। पता है ना इसका आंसर तो 50 आएगा, ये तो सभी जानते हैं ना। ये तो जिन्होंने बुक पढ़ी है ना अच्छे से, वो बच्चे तो उड़ाने में टाइम नहीं लगाएंगे इसको। अब देखिए समस्या कहाँ से पैदा होती है। इसको अगर जब हम सॉल्व करते हैं ना तो एक्सपेंशन ऑफ 10.2 लगा करके तो ये 1 नंबर में सस्ते में हो जाता है ना, कि उससे अपन सीधा 50 निकाल लेते हैं एक्सपेंशन ऑफ 10.2 से। यानी इसके बाद अगर कोई यूं भी बोलता ना कि एक्सपेंशन ऑफ 10.2 थोड़ा सा बढ़ा हुआ रूप अगर 10.2 का पढ़े तो उससे 50 आ रहा है आराम से, क्योंकि ये लाइन बाइसेक्ट करती है एंगल O को भी और इसको भी, है ना। तो 40 ईयर 50 वो हो जाता है। बट हम इसके अंदर क्या लगाने वाले हैं, हम जाएंगे इन ट्राइंगल किसके अंदर, AOP, एंड ट्राइंगल किसके अंदर जाएंगे हम, BOP के अंदर। तो ज़रा देखिए यहाँ से क्या बोल सकते हो आप, इसके अंदर आप चीज़ें बोल सकते हो कि इसका जो OA है वो किसके हो जाएगा, OB के, इसका जो OP है वो OP के, और इसका जो अपन बोल सकते हैं एक तरह से AP है वो इसके BP के। तो S तो ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्राइंगल किसके, BOP के S से। अब इसके बाद अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ बोलते बाय CP/CT। जब इसके अंदर अपन CP/CT लगाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, ज़रा देखो। तो CP/CT लगाएंगे तो यहाँ पे हमें जो चीज़ चाहिए उस पर बातें करते हैं। तो मुझे चाहिए एंगल AOP, ये आता किसके, BOP के बराबर, यानी एंगल AOP BOP के बराबर आते हैं, यानी ये वाला एंगल इसके बराबर आता। जबकि मैं बता दूं कि एंगल AOP और BOP को जब आप ऐड करते हो ना तो वो होता है 100, यानी एंगल O के, यानी इसका नाम है AOB। तो यहाँ पे देखिए अगर AOP और AOP मैं अगर यहाँ कर देता हूँ और इसको 100 कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 2 एंगल AOP और ये 100। तो यहाँ से जब मैं AOP निकालूंगा तो मेरे पास 100/2 यानी कितना आ जाएगा, 50। तो 50 अपना करेक्ट आंसर है। बुक के सवाल हम गलत करना ही नहीं चाहते और करने नहीं भी चाहिए, तो यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं नंबर 7 पे ताकि अपना A सेक्शन तो पूरा करें। 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस पूछा है। यू नो वेरी वेल कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 पे स्क्वायर और y2 माइनस y1 पे स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखिए x2 माइनस x1 करेंगे तो 7 + 3 पे स्क्वायर एंड 2 माइनस 4 पे स्क्वायर। तो तकरीबन यहाँ से अपन डेटास को बता सकते हैं क्या बनने वाले हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस इनके बीच में पूछी गई है। तो मैं इसको तो x1/1 और इसको x2/2 की तरह ट्रीट करता हूँ। तो 7 + 3 कर दिया मैंने और 2 - 4 कर दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 पे स्क्वायर एंड
-2 पे स्क्वायर, तो यहाँ से ये हो जाएगा 100 + 4 यानी 104। और इसमें लिख के आना है आपको यूनिट। क्या लिख के आना है? यूनिट। डिस्टेंस को अगर ऐसे नहीं कर सकते अपन, ऐसे कि ऐसे आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए, थोड़ा दिमाग लगा के इसके अंदर आपको रखना पड़ेगा। अब देख लीजिए ज़रा यहाँ पे जो ये क्वेश्चन करने वाले हैं इसके अंदर हमें क्या दे रखा है। देखिए ट्रिगो का क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, ये बोला हुआ है इसने नंबर 8 पे। देखो क्या बोल रहा है, साइन ए, ये दे रखा है इसने साइन ए। और आप कोसेक ए को अच्छे से जानते हो, कोसेक ए को मैं सीधा लिख सकता हूँ यहाँ पे, पर जब पेपर का मामला होता है और आप इसको सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको लिखना पड़ेगा साइन 1/साइन ए, ऐसे। इसको अपन क्या बोलते हैं, कोसेक ए ही बोलते हैं। और ऐसे ही अपन बोल सकते हैं। अच्छा ठीक है, इतना भी मैं मेहनत क्यों करूँ, ये सीधी आइडेंटिटी ही लिख दो ना, आप झंझट ही खत्म हो जाएगा ना सारा। तो इसको आप ऐसे लिख के आना कि साइन ए डॉट कोसेक ए, ये इजगल टू किसके होती है, 1 के। और दूसरा केस आपने क्या पढ़ा था इसके अंदर, कॉस ए डॉट सेक ए, ये भी किसके होती है, 1 के। अब ज़रा आप दिमाग लगाइए, अगर ये इसने पूछा भी है साइन ए डॉट कोसेक ए प्लस कॉस ए डॉट सेक ए, तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी कितना आंसर आ जाएगा इसमें, सीधा 2 आ जाएगा। आ जाइए नंबर 8 के अलावा अब हमारे पास चलने को है क्वेश्चन नंबर 9। इसके सॉल्यूशन पे आपको पता होना चाहिए एरिया, क्वाड्रेंट एरिया क्या होता है ना, क्वाड्रेंट एरिया ऑफ सर्कल, ये बोलते हैं क्वाड एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, ऐसे हम इसको करते हैं। रेडियस इसकी अपने को कितनी बताइए, तो 22/7 कर देना, आर स्क्वायर 7 हो जाएगी, ये 7 से इसको कैंसिल, ये 2 से, तो ये 11 टाइम। तो मुझे लगता है यहाँ 77/2, तो इसको बोलते हैं 38.5। और ये किस में आ रहा था वैसे, सेंटीमीटर में, तो स्क्वायर करें ना। अब देख लीजिए यहाँ पे ये वाला भी हमने कर लिया। तो इसके बाद हमसे क्या बोला गया है, हाँ इसने लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है, शायद लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है। तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन नंबर 10 का, इसमें एल पूछा गया है, जबकि रेडियस कितनी दी है इसने, 21 सेंटीमीटर दी है। और थीटा जो दे दिया है वो दे दिया है 60 डिग्री। आप इसमें डायग्राम बनाना चाहते हैं तो बनाते हैं, नहीं बाकी का आप सीधा कर देना। एल हो जाएगी पाई आर थीटा अपॉन 180 या फिर 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। तो ये हो जाएगा 22/7, आर की जगह 21, और ये 60 अपॉन कितना आ जाएगा, 180। यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, है ना, सॉरी 0 से 0 कट रहा है ना, इसको करना ओनली 3 टाइम। ठीक है, ये यहाँ से कट गया, तो मेरे पास आ गया इसमें कितना, 3। और 7 3 टाइम ये कटेगा, तो 3 से 3 ये काट दूंगा, तो इसके अंदर मेरे पास जो आ रहा है 22 सेंटीमीटर। बिकॉज ये आर्क है तो इसमें स्क्वायर स्क्वायर ना चला करते, अगर आप लगाए तो फिर गड़बड़ कर गए आप फिर इसके अंदर। देखिए नीचे दिया गया बंटन एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों के भार को दर्शाता है। ठीक है बात, ठीक है। इसने क्या बोला है, भार का बहुलक वर्ग लिखिए। तो आप सोचोगे इसके अंदर क्या बहुलक थोड़ी ना पूछा है। देखो इसको और भी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, राइट द मॉडल क्लास। तो पहली बात ध्यान देना, इसके अंदर आप पूरा मॉड मत निकाल लेना, इसने पूछे सिर्फ मॉडल क्लास। तो हम बोलेंगे यहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है उस पर गोला निकाल लेना, ये लो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी क्या है उस पर गोला निकाल लेना। तो आपको तो ये पता होना चाहिए ना मॉडल क्लास क्या होता है, ये नहीं पूरा क्वेश्चन ही कर दो इधर। तो यहाँ पे देखो ये बहुलक वर्ग पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिर्फ बहुलक वर्ग। तो हम बोलेंगे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज, ये आपका सॉल्यूशन नंबर 11। तो इसमें क्या पूछा है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 9, देयर करस्पॉन्डिंग, इनके संगत देयर करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन इज, ऑब्जर्वेशन क्लास इज कौन सी है, 60 से 70, इट्स कॉल्ड मॉडल क्लास, इट्स कॉल्ड मॉडल क्लास। तो थोड़ा दिमाग लगाना था, बहुलक वर्ग पूछा गया है ना, तो उसके हिसाब से। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसी कक्षा के 10 विद्यार्थियों के प्राप्तांक नीचे एक सारणी में दिए गए हैं, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य निकालना है।
तो देखो सबसे पहली बात तो इसमें पूछा गया है आपसे फाइंड द मीन पूछा गया है। तो बहुत अच्छी बात है, इसको आप जैसे आप सॉल्व करने बैठोगे तो इसके सॉल्यूशन को आप क्या कह सकते हो, नंबर 12, ये आखिरी क्वेश्चन आपके सेक्शन ए का, ये एक्स है, यहाँ पे इसको एफ बोला गया है और यहाँ पे अपने पास इस तरह से दिया गया है, देखो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और ये हो जाएगा यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या दे रखा है, फिर देखिए वापस 1 है, 2 है, फिर 4 है, थोड़ा देख के लिखना बस, यहाँ पे ये थोड़ा सा होना चाहिए, सिग्मा एफ कितना हो जाएगा ऐड कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 3 3 6 4 10 बन रहे हैं क्या, यहाँ पे देखना ज़रा, ये 10 हो गए। अब इनका यहाँ पे सिग्मा एफ सॉरी एफ एक्स निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए आप, एफ एक्स निकाल लीजिए, सिग्मा एफ अपन निकाल चुके हैं, एफ एक्स निकाल लीजिए। एफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, 4 इधर हो जाएगा, 12 इधर हो जाएगा, 8 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा। तो सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा वो देख लीजिए, सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा, बट देखो ऐसे कर लेते हैं अपन, 12 ये 20, फिर ये 5 4 1, ये कितना हो गया अपने पास वापस से 10, तो 20 25 29 30 हो गया। अपने को चाहिए इसमें मीन, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन क्या निकाल देंगे हम, सिग्मा एफ, और यहाँ पे 30, ये कितना 10 था रे, कहाँ गया जीरो, इसका 10 है ना, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना है 3। तो अब इस तरह से इसका आंसर निकाल सकते थे। अभी देखो मैं आपके सामने ए सेक्शन कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी आपके सामने जो केमिस्ट्री वाले सर हैं उनसे और आप मुलाकात कर लीजिए एक बार कि किस तरह का आपका साइंस का रहा था, अवेलेबल नहीं थे उस टाइम वो। हेलो स्टूडेंट्स, आपका 21 तारीख को जो साइंस का पेपर हुआ था वो कैसा हुआ था? पेपर वैसे तो इजी था, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ बायोलॉजी के क्वेश्चन थे, एक दो क्वेश्चन जो सेक्शन बी में थे आपके शुरू के 25 सवालों में, तो उनके एक दो क्वेश्चनों में बच्चों को थोड़े प्रॉब्लम हुई है, वरना पेपर ठीक है, लेवल का था, थोड़ा ठीक है, सोच समझ के बनाया हुआ पेपर है, आसानी था पेपर। टाइम का इशू हो गया कुछ बच्चों को, क्वेश्चन ठीक से अटेम्प्ट नहीं कर पाए, है ना, टाइम का इशू रहता है, क्योंकि ओल्ड पेपर होते थे उनमें तो फिर भी सेक्शन ठीक से बटे हुए रहते थे। अब क्वेश्चन ज़्यादा कर दिए हैं आपके, फर्स्ट सेक्शन में ही 25-25 क्वेश्चन है आपके, सेकंड में तो टाइम का इशू रहता है। बाकी का पेपर ठीक है, लेवल कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है कि हम ऐसा कह दें कि भाई आप कर ना सको या फिर आपके कोई सिलेबस से ही बाहर आ गया हो, ऐसा भी नहीं है। पेपर का लेवल ठीक है, मीडियम में है, ना कोई हार्ड है ना कोई इजी है। जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई करी है तो उनका पेपर अच्छा गया होगा, क्योंकि मार्क्स कम हो या कटें ऐसा पेपर नहीं था कि आपके। ये बोला गया था बच्चों ने कि सर थोड़ा सा टाइम के चक्कर में छोड़ दिए क्वेश्चन, अटेंड नहीं करे पूरे, और ये टाइम के चक्कर में ही मतलब होते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई शुरू के क्वेश्चन होते हैं ना, तो शुरू के क्वेश्चन में हम सोचते हैं कि ठीक है कि क्वेश्चन है जो क्या नाम है कि भाई 25 क्वेश्चन है, बच्चे इसमें ही टाइम लगा देते हैं शुरू के 25 क्वेश्चनों में, कि भाई गलत ना हो जाए, एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं और सवाल गलत ना हो हमारा, इस वजह से बच्चे क्या करते हैं कि इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। उसमें क्या है, अब
क्वेश्चन हो तो जाते हैं लेकिन टाइम बहुत लग जाता है, तो टाइम की एफिशिएंसी आपको फिर आगे के जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनमें कम पड़ जाती है। इस वजह से दो ही रीज़न है, या तो आप बड़े क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे तो इनमें प्रॉब्लम होती है लास्ट टाइम में, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, बाद में आप इनको फिर ठीक से एक्यूरेट तरीके से कर नहीं पाओगे। बाकी का ऐसा है कि जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, अगर मान लो उनको बाद में करो तो बड़े क्वेश्चन रह जाते हैं, तो प्रॉब्लम वही होती है। टाइम का मैनेजमेंट अगर आप बैठा लोगे तो पेपर ऐसे नहीं है कि भाई साहब आपके नंबर बहुत ज़्यादा कट जाएं या आप बहुत पीछे रह जाएं, ठीक है। बाकी का हमने साइंस का पेपर देख लिया है, बहुत जल्द आपको करवा भी देंगे, फिजिक्स वाले सर और हम मिल के करवा देंगे, ठीक है। बाकी का कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा लगा है तो आप बताएं कि भाई इसमें हमारा टाइम इशू था, या फिर ये सवाल बहुत हार्ड था, या सिलेबस से बाहर था कि भाई हमसे हुआ नहीं। वरना आपका जो आज मैथ का पेपर हुआ है वो भी ठीक है, सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए ही हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो। जैसे सेक्शन ए का भी सर करा रहे हैं, देखो इनमें कोई भी सवाल ऐसा नहीं था कि भाई बहुत हार्ड है, हुआ नहीं या सिलेबस के बाहर था, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए में से है, कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई बाहर से आ गया हो या क्वेश्चन का। अब जैसे कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, अब तुम्हारे फर्स्ट वाले सेक्शन में ही देख लो, बाकी का आसान है, ठीक है। जैसे कि एन में पद का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, एन टर्म वाला था वो भी आपको दे दिया है कि भाई एन टर्म में ये एन व पद दे रखा है आपको, और एस एन पदों का योग पूछ लिया है आपसे, ऐसे क्वेश्चन है। त्रिज्या आपको दे रखी है और चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछ लिया है, ऐसे क्वेश्चन है। तो मॉडरेट पेपर भी नहीं कह सकता मैं इसको कि भाई मॉडरेट कर दिया है, ना कोई आसान है ना कोई हार्ड है, सारा कुछ है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपके। बाकी का टाइम मैनेजमेंट का इशू है, उसको आप समझ लें, ठीक है।